हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे अभी आपको मैंने स्टेन एनर्जी मेथड बताया था, तो स्टेन एनर्जी के कुछ और एग्जांपल, पोर्टल फ्रेम का मैं एग्जांपल बताता हूं कि उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिफ्लेक्शन जो भी है निकालना हो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन, तो कैसे निकालेंगे। तो हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पोर्टल फ्रेम का एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन है डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ given portal frame as shown in figure तो एक आपको फिगर दिया है पोर्टल फ्रेम का, उसमें आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है ना। मैं फिगर बना दे रहा हूँ इस तरफ। हेलो स्टूडेंट, बताऊंगा वो इसके बाद इसको मिटा के मैं एक न्यूमेरिकल और बताता हूँ। ये आपका है ABCD, एक पोर्टल फ्रेम है जिसके एंड एक बार और देख लेता हूँ। एक फिक्स एंड है और एक आपका रोलर एंड है। ये फिक्स एंड है और ये आपका रोलर एंड है। तो कह रहा है कि जो रोलर एंड है हमारा, एंड डी, तो एंड डी पे हमको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जब 5 किलो न्यूटन का यहाँ पे लोड अप्लाई होगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब कि डिफ्लेक्शन ही हमें फाइंड करना है एट पॉइंट डी। डी पे हमें डिफ्लेक्शन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेन एनर्जी मेथड। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख दूं विथ द हेल्प ऑफ स्टेन एनर्जी मेथड। तो जैसा कि आप जानते हो कि स्टेन एनर्जी मेथड में क्या होता है कि टोटल वर्क डन बाय द लोड इज शुड बी इक्वल टू द टोटल स्टेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी, ठीक है, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी स्ट्रक्चर। तो किसी भी स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम के लिए जो टोटल वर्क डन बाय द लोड हो, लोड कोई भी लगा उसकी वजह से जो भी वर्क डन हो, वो होना चाहिए टोटल स्टेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क डन, फिर उसके बाद स्टेन एनर्जी, दोनों इक्वेट कर देंगे। तो अभी फिलहाल हमें पता है कि स्टेन एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास होता है, टोटल स्टेन एनर्जी स्टोर निकालना है, तो उसका फार्मूला हमने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L m स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू dx। तो यहाँ से जो है हम पहले स्टेन एनर्जी निकाल लेते हैं पूरे के पूरे फ्रेम के स्ट्रक्चर का। अब जब स्टेन एनर्जी टोटल पूरे मटेरियल है, पूरे बॉडी का निकल जाएगा, फिर उसको इक्वेट कर देंगे हम टोटल वर्क डन से। तो वहां से जो डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि टोटल वर्क डन होता है इन द टर्म ऑफ डिफ्लेक्शन। अगर कोई टोटल वर्क डन, एक बार और बता देता हूँ कि अगर कोई लोड लगा है, एक्सटर्नल लोड लगा है, कोई भी लोड एक्सटर्नल लगा है, अगर यूनिट नहीं है, तो अगर यूनिट लोड नहीं है, कुछ गिवन लोड है, तो ये जानिए कि उसका जो भी वर्क डन होगा वो होगा हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। मतलब कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई वर्क डन है तो हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। इसलिए होता है पी इंटू डेल्टा, क्योंकि आप देखे होंगे इस ग्राफ से कि पी धीरे धीरे जीरो से जाता है और किसी पी पे पहुंच रहा है, जीरो टू पी जाता है। तो इस वजह से अगर मेन जो फार्मूला होता है वर्क डन का, वर्क डन का जो मेन फार्मूला होता है बाय द डिफ्लेक्शन, वो होता है लोड इंटू
डिस्प्लेसमेंट, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही उसका मेन फार्मूला है, ठीक है, बेसिक फार्मूला यही है, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यूनिट लोड हो तो लिखे 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये उसका वर्क डन, ठीक है, ये वर्क डन है 1 इंटू डिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मानिए कि 5 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन या पी किलो न्यूटन आपका लोड लग रहा है, तो इसके मतलब वो जीरो से ही स्टार्ट हुआ होगा, जीरो से स्टार्ट होकर कुछ ही पॉइंट पे पहुंचा है, तो इसके मतलब क्या है, करेंगे उसका, उसको एवरेज निकालते हैं। तो ये जो होता है P इंटू डेल्टा, ये वर्क डन होता है, तो P की जगह हम क्या लिखते हैं, 0 प्लस P बाई 2 इंटू डेल्टा, ये लिखते हैं। तो उससे क्या होता है कि P बाई 2 इंटू डेल्टा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे P बाई 2 इंटू डेल्टा से। मिट को मिटाता हूं मैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इन तीनों के AB, BC और CD का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और फ्री बॉडी डायग्राम में हमें अलग अलग बॉडी पे क्या, अलग अलग मेंबर पे क्या कौन से इस पे मोमेंट आएंगे, कहाँ कहाँ कितना मोमेंट आएगा, ये हमें दिखाना पड़ेगा हमें। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पोर्टल फ्रेम, पोर्टल फ्रेम, पोर्टल फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ पे। ये मानिए ऐसे होगा, ये 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 मीटर ये है। तो यहाँ पे अगर इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है, ये डी पॉइंट है इक्विलिब्रियम, तो ये 5 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे इस तुम्हारे सी पॉइंट पे कैसे लग रहा होगा, बाहर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे ये जो होगा, ये क्या देगा, ये तुम्हारा दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। 5 किलो न्यूटन सी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है। तो इस मूवमेंट को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी लग रहा होगा 20 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा होगा ना, क्योंकि इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इसके मतलब इस जॉइंट पे 20 किलो न्यूटन का क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रहा है, क्योंकि ये 5 किलो न्यूटन सी पॉइंट पे कितना मूवमेंट देगा, 5 चौका 20 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट देगा, और वो देगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए इसको रजिस्ट करने के लिए, या तो इसको इसके इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे सी पॉइंट पे इसके इक्वल एंड अपोजिट हम मोमेंट अप्लाई करेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बन गया। ये तो था, ये दोनों एंड का हमें पता चल गया। अब किसी भी एक्स पॉइंट का होता तो क्या करते, मानिए किसी एक्स पॉइंट का निकालना है, तो इस किसी एक्स पॉइंट का क्या होगा, 5 इंटू एक्स हो जाएगा, एम एक्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ फार पोर्शन, किसके पोर्शन के लिए, फार पोर्शन डीसी, फार पोर्शन डीसी पोर्शन में जो है हमारा जो मोमेंट वेरी करेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, वो हमारा कैसे करेगा, 5 इंटू एक्स लीनियरली वेरी करेगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं बीसी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो बीसी ये है हमारा। अब देखिएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा, चूंकि ये भी सी है, तो ये साथ में जुड़ा हुआ है, ये दोनों ज्वाइंट है। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना है, तो यहाँ पे कितना लगना चाहिए, 20 किलो न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे लगना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द मेंबर बीसी के इक्विलिब्रियम के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे हमने लगा दिया, अप्लाई कर दिया एंटी क्लॉकवाइज कितना, 20 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे अगर 20 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसके इक्विलिब्रियम बी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 20 किलो न्यूटन मीटर का हमें क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम हो गया इसका, क्योंकि और कोई इस पे लोड बीसी पे लग नहीं रहा है, इसलिए इस पे और कोई मोमेंट आएगा नहीं अलग से, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसको हम वेरी करा के देख पाए। अब हम बात करेंगे ए बी पोर्शन, ए बी पोर्शन में आप देखोगे कि ये 20 किलो न्यूटन का यहाँ पे बी पॉइंट ए भी है और ये ए है।
तो 20 किलो न्यूटन का अगर यहाँ क्लॉकवाइज लग रहा है तो यहाँ इक्विलिब्रियम रखने के लिए जॉइंट बी को यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए मोमेंट, कितना 20 किलो न्यूटन मीटर का। और जब यहाँ 20 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हुआ तो ये दोनों हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। अब किसी भी x डायरेक्शन में यहाँ से ले लें x, किसी भी x में यहाँ भी मोमेंट निकलेगा क्योंकि लोड लग रहा है ना यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का, तो 5 किलो न्यूटन लोड की वजह से जितने भी इसके परपेंडिकुलर जितने भी मेंबर हैं उस पर भी इसका सीधा सीधा इसके मोमेंट का इफेक्ट होगा इस लोड की वजह से। तो इसमें दो ही हमारे पास है परपेंडिकुलर, तो दोनों पे इफेक्ट करेगा। तो बी पे जो है x डिस्टेंस पे देख लेंगे कि कितना वेरी करेगा, ये तो बात की बात है। अभी मैं टेबल बता के अलग अलग मैं डिफ्लेक्शन अलग अलग मैं आपको मूवमेंट बता दूंगा कि अलग अलग मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि टेबल से आप बताए, टेबल बना के उसके बाद देख लेते हैं कि टेबल में किसका मूवमेंट कितना आ रहा किस पोर्शन का। तो ये तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम था इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब चूंकि ये फिक्स एंड है, ठीक है, ये तो जानते ही हो फिक्स एंड है, तो यहाँ तो ये इसकी वजह से मोमेंट आएगा नहीं, तो फिक्स एंड है तो फिक्स एंड मोमेंट ऑलरेडी लगता है। जितने भी एडिशनल मोमेंट आ रहे हैं लोड की वजह से, जितने भी एडिशनल मोमेंट आते हैं किसी मेंबर पे, तो वहाँ फिक्स एंड जब बिल्ट इन कर देते हैं बिल्कुल रिजिडली, तो फिक्स एंड क्या करता है ऑटोमेटिक उतना ही मोमेंट डेवलप कर लेता है उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इसलिए फिक्स एंड कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब हमारा हम टेबल बनाते हैं, इसको फिक्स एंड कर ही दीजिए, दिखा दीजिए। अब हम बनाते हैं एक टेबल में आपको याद है कि हमने क्या क्या बनाया था, पोर्शन, कौन कौन सा पोर्शन है ये लिख लीजिए, ठीक है। तो 3 पोर्शन है आपके पास, एक कौन कौन सा पोर्शन है, ए बी, बी सी और सी डी, 3 पोर्शन होंगे आपके पास, पोर्शन हो गए ए बी बी सी सी डी। उसके बाद से आपके पास ओरिजिन, लिमिट और मूवमेंट, ये 4 चीज का टेबल बना लीजिए। चाहे तो न बनाए, अपने मन से डायरेक्ट लिखते जाए, और चाहे तो आप बना सकते हैं। टेबल से टेबुलर फॉर्म में रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, और सारी चीजें वेल डिफाइंड हो जाएंगी एक ही टेबल में, ताकि आपको खाली वैल्यू पुट करते चलना है और सारी चीजें अपने आप से आ जाएंगी। तो ओरिजिन इसका क्या है, सी डी की ओरिजिन देखे होगे डी है, और बी सी की ओरिजिन बी है, और इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी ओरिजिन है बीसी की, बीसी कहाँ गया, बीसी का ओरिजिन सी है, यहाँ से चल रहे हैं हम। ओरिजिन कैसे सेलेक्ट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आएंगे, इधर से चलते आए तो ये वाला पोर्शन का ओरिजिन कहाँ था, इधर से स्टार्ट किए ना, ओरिजिन ढूंढना है आपको, तो इधर से आप स्टार्ट किए, स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं कैलकुलेशन सारी चीज़ें इस तरफ से। तो ओरिजिन सी डी पोर्शन का ओरिजिन डी है, ठीक है। यहीं से हम वेरी करा रहे हैं, x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 0 यहाँ है तो ओरिजिन यही है 0 to L, मतलब 0 to 4, ठीक है। उसके बाद अब BC पोर्शन में आते हैं, तो ओरिजिन कहाँ है, हम अब इधर से जा रहे हैं, आप देखे होंगे हमें इधर से जा रहा था, तो इधर से पहले मैंने C पे काम किया, उसके बाद लाए B पे, तो C पे हम किए, तो C पे जो ओरिजिन, यहाँ ओरिजिन किसका होगा, BC पोर्शन का ओरिजिन होगा तुम्हारा C, ठीक है। उसी तरह आप AB पोर्शन का ओरिजिन बता दीजिए। तो देखोगे यहाँ पे सी डी पोर्शन हमने डी से स्टार्ट किया था, डी हो गया इसका ओरिजिन। बी सी पोर्शन हमने सी से स्टार्ट किया, सी हो गया। ए बी पोर्शन हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, अगर बात करें ए बी की, तो आपको खुद लग रहा होगा कि ए बी पोर्शन मैंने पहले यहाँ मैं पहुँचा था तब यहाँ आया था, तो इसलिए ओरिजिन क्या होगा इसका, बी होगा। अब इसकी लिमिट अगर लिखनी हो तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है ए बी का, ए बी की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 4 है, 0 to 4 होगा। BC पोर्शन कितना मीटर है, 3 मीटर है, फिगर में आप देख रहे होगे, तो ये 0 to 3 है, और ये कितना है CD कितना है, ये 0 to 4 है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका पोर्शन। अब मोमेंट देखते हैं, तो मोमेंट AB का, AB से मोमेंट निकालने से पहले आप CD पे पहले मोमेंट देख लीजिए। तो CD पे टोटल मोमेंट क्या आ रहा है, CD पे जो मोमेंट आएगा पोर्शन पे वो कितना होगा, 5 × x, x के टर्म में मोमेंट मैं लिख देता हूँ,
यहाँ पे एम एक्स पे मोमेंट क्या होगा, किसी एक्स डिस्टेंस पे यहाँ मोमेंट होगा 5 इंटू एक्स। किसी एक्स पे देख रहे हैं हम लोग, उस पोर्शन के किसी भी एक्स सेक्शन पे मोमेंट जो होगा सी डी के लिए वो कितना होगा, 5 इंटू एक्स होगा। उसी तरह बीसी पोर्शन में आ जाते हैं, तो बीसी पोर्शन के किसी भी एक्स पे, मान लो मैं कह दूं यहाँ पे मोमेंट कितना है, तो यहाँ पे मोमेंट इस 5 किलो न्यूटन की वजह से तो पड़ेगा नहीं कि किस 5 इंटू समथिंग इंटू एक्स, ये तो होगा नहीं। जो भी आप देख रहे हो बीसी पे जो थ्रू आउट द स्पैन है वो हमारा मोमेंट कांस्टेंट है, कहाँ से, 20 किलो न्यूटन मीटर। तो 20 किलो न्यूटन मीटर जो है ये थ्रू आउट स्पैन कांस्टेंट है, 20 किलो न्यूटन यहाँ भी है और इधर भी है। जबकि इस वाले पोर्शन में आप देख रहे हो तो यहाँ तो 20 किलो न्यूटन मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ किसी एक्स पोर्शन पे देखोगे तो 5 इंटू एक्स होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x अगर कोई डिस्टेंस भी ले लेता तो चूंकि इसके परपेंडिकुलर कोई लोड ही नहीं लग रहा, बीसी मेंबर के परपेंडिकुलर कोई लोड नहीं है, इस फ्रेम में आप देखोगे तो बीसी पोर्शन के परपेंडिकुलर कोई लोड नहीं है, इसलिए डायरेक्ट उस पर्टिकुलर लोड से बीसी मेंबर पे कोई मोमेंट नहीं आएगा इन द टर्म ऑफ एक्स। CD पोर्शन में परपेंडिकुलर लोड है 5 किलो न्यूटन का, इसीलिए CD से परपेंडिकुलर जितने भी मेंबर होंगे उसमें जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट 5 किलो न्यूटन की वजह से आएगा। लेकिन जो CD पोर्शन से परपेंडिकुलर नहीं है उसकी वजह से जो है इसके ये वेरी नहीं करेगा उस पोर्शन में, तो इसलिए वेरी नहीं कर रहा है, सीधा 20 है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ 20। किसी भी एक्स पे जाओगे 20। AB पे आप देख लीजिए उसी हिसाब से AB के किसी भी एक्स पॉइंट पे कितना मोमेंट होगा। मान लो मैं कह दूं यहाँ पे मोमेंट कितना है, तो यहाँ पे मोमेंट कितना होगा, यहाँ पे मोमेंट होगा 5, ये होगा ना 5, तो 5 किलो न्यूटन लगना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 किलो है तो इधर भी 5 किलो न्यूटन। तो 5 किलो न्यूटन अगर यहाँ लोड लग रहा है, यहाँ पे 5 किलो न्यूटन लगा दे हम लोड, और यहाँ भी हम 5 किलो न्यूटन लोड लगाना ही पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, मैंने लोड का बनाया नहीं। 5 किलो न्यूटन अगर इधर लग रहा है तो इक्विलिब्रियम स्टेज में रखने के लिए ऊपर भी 5 किलो न्यूटन का लोड लगना चाहिए था, लग गया यहाँ पे इसके इक्वल अपोजिट। अब अगर इसके राइट टू लेफ्ट 5 किलो न्यूटन लग रहा है CD पोर्शन के C पॉइंट पे, तो BC पोर्शन के C पॉइंट पे भी लेफ्ट टू राइट 5 किलो न्यूटन का लगना चाहिए, मैंने लगा दिया। ठीक, उसी तरह जब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लग रहा है C पोर्शन में, तो BC को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, BC को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको 5 किलो न्यूटन का फोर्स जो है लेफ्ट टू राइट रखना पड़ेगा। उसी तरह इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जॉइंट B को यहाँ पे 5 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि ये 5 किलो न्यूटन का जो फोर्स है यहाँ तो लगा था लेफ्ट टू राइट, और यहाँ भी लग रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देख रहे होगे यहाँ लेफ्ट टू राइट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो है राइट टू लेफ्ट है ये 5 किलो न्यूटन का। ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिट है, और ये उसके जस्ट अपोजिट है, और ये इसके जस्ट अपोजिट ये होना चाहिए। तो मतलब हम जाते रह रहे हैं अपोजिट करते करते, तो यहाँ पे मैं पहुँच गया, यहाँ जो 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है BA पर AB पे, वो लगेगा लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट की वजह से किसी एक्स सेक्शन पे कितना मोमेंट आएगा, कितना मोमेंट आएगा, ये आएगा 5 इंटू एक्स, लेकिन माइनस में लिखूं कि प्लस में, सवाल ये उठता है। तो माइनस प्लस में देखने से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपने क्या लिखा था, यहाँ आपने लिखा था 5 इंटू एक्स, DC को लिखा था 5 इंटू एक्स, और 5 किलो न्यूटन का लोड जब किसी एक्स डिस्टेंस पे हम लगा रहे हैं तो 5 गुणे एक्स तो हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज को आपने लिखा है प्लस, पॉजिटिव, आपने एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखा है, पॉजिटिव लिखा है। तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लिखना पड़ेगा। यहाँ देख लेते हैं क्लॉकवाइज है क्या, 5 किलो न्यूटन यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जब जाएंगे तो इसके मतलब ये 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज लग रहा है ना, ये क्लॉकवाइज लग रहा है यहाँ पे, तो इसके मतलब इसको लिखना पड़ेगा माइनस 5x। और साथ साथ इसी मेंबर में और एक वो लग रहा होगा मोमेंट, और मोमेंट कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज।
20 किलो न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी लग रहा है इसी एक्स डिस्टेंस, किसी एक्स डिस्टेंस पे, तो हमको लिखना पड़ेगा 20 माइनस 5x, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, ये तो आपका हो गया टेबल। अब जब टेबल आपका बन गया तो आप अलग अलग पोर्शन के लिए स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो 3 स्ट्रेन एनर्जी निकलेगी तीनों अलग अलग पोर्शन के लिए। स्ट्रेन एनर्जी आप AB, स्ट्रेन एनर्जी आप BC एंड स्ट्रेन एनर्जी आप CD, एंड टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगा सम ऑफ द AB, BC एंड CD। तीनों स्ट्रेन एनर्जी को फिर टोटल वर्क डन से आप इक्वेट कर दीजिएगा, जैसा कि इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए जरूरी भी है। तो जब कर देंगे दोनों को तो वहां से आपको डिफ्लेक्शन फाइंड हो जाएगा। तो अब आइए करते हैं इसको स्ट्रेन एनर्जी। मैं इसको फ्री बॉडी डायग्राम जो मिटा देता हूं, ये मैं क्वेश्चन इधर यही मैं बताता हूं। तो टोटल जो स्ट्रेन एनर्जी होगी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी U इज इक्वल टू होगा, यहां मैं लिख रहा हूं U इज इक्वल टू 0 to 4, यहां से आए या CD पोर्शन से चल रहे हैं हम, तो ये 0 to 4 है इसका लिमिट, और क्या होता है m स्क्वायर अपॉन 2EI। m स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, m, इसका स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू DX प्लस 0 टू, यहाँ चलते हैं 0 to 3, 0 to 3, और इसके लिए m की वैल्यू क्या है 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 का स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू DX प्लस, दो पोर्शन हमने कर लिया, कौन कौन सा, ये पोर्शन है हमका, ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है CD, और ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है BC, और अब हम कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करने वाले हैं, AB। तो AB का क्या है लिमिट 0 to 4, और m स्क्वायर उसके लिए क्या होगा 20 माइनस 5x का स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू DX। ये हो गया आपका, ये पोर्शन कौन सा था, ये पोर्शन था AB, ठीक है। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको नहीं लिखना होगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको फर्दर हम और सॉल्व करते हैं। तो और सॉल्व करेंगे यहाँ पे 0 to 4 25 x स्क्वायर अपॉन 2EI DX प्लस 0 to 3 20 क्या करोगे 400 आएगा अपॉन 2EI इंटू DX प्लस 0 to 4, इसका करोगे, इसको हम क्या करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 22 जा 40 और 5 जा 200x अपॉन 2EI इंटू DX। ये हो गया आपका, ये तीनों हो गया। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, आप कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या लेंगे 25/2EI 0 to 4, किसको करना होगा इंटीग्रेट x स्क्वायर को, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ भी 0 to 3, यहाँ हम क्या कॉमन ले लें, ये 2 डिवाइड कर दें तो बाहर क्या निकलेगा, कॉमन मैंने लिया नहीं, कॉमन ले लिया जाए, बाहर क्या आएगा यहाँ, जिसको 200 अपॉन EI इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं आप 0 to 3 तक DX को, ठीक है। प्लस इसमें क्या क्या कॉमन आएगा आपका, अलग अलग ले लीजिए, तो इसमें आपका आ रहा है, एक बार आप अलग अलग चाहे तो लिख लें, जैसे एक बार होगा 400 अपॉन 2EI, तो 400 अपॉन 2EI बाहर निकालेंगे तो DX हो जाएगा एक बार 25 अपॉन 2EI आएगा, तो x स्क्वायर को लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस 200
अपॉन 2EI बाहर निकालेंगे तो x इंटू डी एक्स होगा। तो मैं कहिए तो अलग अलग इनको सबको लिखना पड़ेगा, तो अलग अलग मैं एक बार लिख ही देता हूँ। पहले इसके लिए 400 अपॉन 2EI बाहर ले लिए हम, तो 400 अपॉन 2EI मतलब 200 अपॉन EI बाहर निकला। अंदर क्या हुआ 0 to 4 तक इसका dx। अब फिर प्लस है, प्लस लगाया हमने 0 to 4 फिर लिखा 25 अपॉन 2 बाहर निकालना था, तो 25/2EI इंटू अंदर क्या लिखा 0 to 4 और x स्क्वायर dx प्लस माइनस होगा यहाँ पे माइनस 200 अपॉन 2EI निकाला तो 100 अपॉन EI निकला, 100 अपॉन EI इंटू यहाँ x dx हो गया ना। ये टोटल हमारा इंटीग्रेशन था, हमने पूरा एक्सपेंड कर दिया। अब टोटल जब इंटीग्रेट आप करोगे तो मैं कहिए तो डायरेक्ट जो है आंसर लिख देता हूँ। जब इसको आप सॉल्व करेंगे लिमिट लगा के x की वैल्यू तो सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। ये जो u आ रहा है तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो वैल्यू इसकी आएगी वो आएगी 1133.33 अपॉन EI। इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू आपकी u आ जाएगी। ठीक है, अब u पता लग गया इन द टर्म ऑफ EI। अच्छा, EI की वैल्यू अगर आपको गिवन होती, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मिटाकर, अगर इन केस अगर EI की वैल्यू आपको गिवन होती तब, अगर गिवन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे गिवन EI इज इक्वल टू 8000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, 8000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे, अब मैं इधर मिटा के बताता हूं। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम वही थ्योरी लगाएंगे कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी शुड बी इक्वल टू, यहां लिखता हूं आर इक्विलिब्रियम स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, यही ना, टोटल वर्क डन। तो स्ट्रेन एनर्जी कितना है 1133.33 अपॉन EI अभी लिखिए इज इक्वल टू टोटल वर्क डन क्या होगा, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा होगा, हाफ इंटू पी की वैल्यू है 5 इंटू डेल्टा। ठीक है, तो EI के वैल्यू रख लेते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू होगा हमारा, ये इससे डिवाइड हुआ 2.5 हो गया, इसको 2.5 को हम इधर ले आते हैं तो 1133.33 अपॉन सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 को नीचे भेज दे 5 इंटू 8000 होगा, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा की वैल्यू भी आएगी मीटर में, डेल्टा की जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी मीटर में। तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी 0.0567 मीटर, क्योंकि आपने जो वैल्यू रखी थी EI की किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में रखी थी, इसलिए डेल्टा की वैल्यू आएगी मीटर में। अब इसको हम किस में चेंज कर लें, डेल्टा को हमने चेंज कर लिया mm में, तब इसमें क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5.67 56.7 हाँ 56.7 mm, ये आ रहा आपकी डेल्टा की वैल्यू। तो ये तो हमारा था स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हमने सॉल्व कर लिया है इसको। अब हमें क्या करना है, डेल्टा निकालने का एक तरीका था, अब इसके कुछ लिमिटेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड के लिमिटेशन क्या है, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, तो आपको जानना होगा कि इसकी लिमिटेशन कहाँ है। तो इसके दो लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन इसका ये है कि स्ट्रेन एनर्जी मेथड से डिफ्लेक्शन हम पॉइंट लोड के जस्ट नीचे ही निकाल पाते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है
कि स्ट्रेन एनर्जी तभी अच्छे से रिलेवेंट रिजल्ट देता है, मतलब एफिशिएंट रिजल्ट, या फिर कह सकते हो कि एक तुम्हारा रिलायबल रिजल्ट देता है, जब जो है एक से ज्यादा लोड न लगे हो, कोई सिंगल लोड लगा हो, मतलब सिंगल फोर्स सिस्टम पे जब बेस्ड हो कोई भी स्ट्रक्चर, तब वहां पे ये रिलायबल रिजल्ट देता है। तो इसके ये सब लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए और अलग अलग मेथड आया, जैसे वर्चुअल वर्क डन मेथड, जिसको यूनिट लोड मेथड भी बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे यूनिट लोड का इंट्रोडक्शन, यूनिट लोड मेथड क्या होता है, ये मेथड आया कहाँ से था, ठीक है, और वर्चुअल वर्क डन जो मेथड है, वर्चुअल वर्क डन मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर वर्चुअल वर्क डन मेथड से जो है यूनिट लोड मेथड का कॉन्सेप्ट कैसे आया और वो क्या होता है। फिर ये सब जानने के बाद फिर देखेंगे कि डिफ्लेक्शन हम इस मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ये देखेंगे। फिर दूसरी बात देखेंगे कि अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, मतलब अगर हमें मेथड पता चल गया है, पता भी लग गया कि डिफ्लेक्शन कैसे निकालना है, फिर इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूनिट लोड मेथड। तो कुछ एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, तो वहां से जो है डिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो इस वीडियो में अभी तक तो बस इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट लोड मेथड के बारे में डिटेल से और वर्चुअल वर्क डन मेथड के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।